राजनीति में चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना तो बहुत आसान है बॉस, लेकिन उस चम्मच से सत्ता की मलाई चाटना लोहे के चने चबाने जैसा है। आज भारतीय राजनीति के अखाड़े में सह और मात का ऐसा ड्रामा चल रहा है जहां बड़े बड़े सूरमाओं के तोते उड़े हुए हैं। कोई राजकुमार अपनी पार्टी में सालों से दूध की मक्खी बनने के बाद सब्र का कड़वा घूंट पी रहा है, तो कोई हवा का रुख देखकर गिरगिट की तरह ऐसा रंग बदलता है कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी अपना सिर पकड़ लेते हैं। कोई खुद को किसी का हनुमान बताकर पटना की मखमली गद्दे झपट लेने की फिराक में बैठा है, तो किसी को अपनों से ही पीठ में चूड़ा घोंपने के ऐसे जख्म मिले हैं कि वह अब सूट बूट छोड़कर सीधे सड़कों पर धूल फांक रहा है। और भाई साहब, नंबर 1 और नंबर 2 पर तो ऐसे खिलाड़ी बैठे हैं जिन्हें कभी सबने फुस्सा कारतूस मार लिया था, लेकिन आज वही दिल्ली की सल्तनत की नाक में नकेल डालने के लिए आस्तीन चढ़ाए खड़े हैं। विरासत की इस जंग में कौन मजे लूट रहा है और किसकी लंका डूबने की कगार पर है, चले देखते हैं राजनीति के उन 10 वीआईपी राजकुमारों का पूरा कच्चा चिट्ठा, जो राजा बनने की फिराक में अपनी किस्मत की गोटियां सेट करने में जुटे हैं। नंबर 10 पर आते हैं दुष्यंत चौटाला जी। हरियाणा की राजनीति के इस एंग्री यंग मैन को विरासत में चौधरी देवीलाल जी का बड़ा नाम मिला था। इन्होंने बहुत कम उम्र में देश के सबसे युवा सांसद बनकर सबको हक्का बक्का कर दिया था। फिर किंग मेकर बनकर हरियाणा के डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ऐसा फेविकोल का जोड़ लगाया कि सब देखते रह गए। लेकिन राजनीति का ऊंट कब किस तरह बैठ जाए, इसका अंदाजा बड़े बड़ों को नहीं होता। आजकल दुष्यंत जी के दिन बदले चल रहे हैं। अर्श से फर्श पर आने में इन्हें बिल्कुल वक्त नहीं लगा। सत्ता की मलाई हाथ से क्या फिसली, मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। राजनीति में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले तो बहुत देखे, लेकिन दुष्यंत जी इस समय बहती गंगा में हाथ धोने की स्थिति में भी नहीं है। वह तो बस अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। लेकिन गद्दी का चस्का ऐसी बीमारी है जो आसानी से नहीं छूटती। दुष्यंत जी की नजरें आज भी चंडीगढ़ की उस मखमली कुर्सी पर गड़ी हैं। वह जानते हैं कि राजनीति में कोई भी दूध का धुला नहीं होता और पासा कभी भी पलट सकता है। वह सही मौके की ताक में घात लगाए बैठे हैं कि कब बिल्ली के भाग्य में छींका टूटे और उनकी लॉटरी लग जाए। क्या हरियाणा का यह राजकुमार दोबारा बाजी मार पाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रुकिए, उत्तर भारत की इस खिचड़ी से सीधे चलते हैं दक्षिण भारत के उस सिनेमाई अखाड़े में, जहां एक और राजकुमार मुफ्त की सत्ता को सुपरहिट कराने के चक्कर में है। नंबर 9 का नाम सुनकर ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। नंबर 9 पर आते हैं उदयनिधि स्टालिन जी। तमिलनाडु की सियासत के भीष्म पितामह करुणानिधि जी के पोते और मौजूदा मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी के सुपुत्र उदयनिधि जी पहले फिल्मों में अपनी किस्मत चमका रहे थे, वहां हीरो बने और फिर सीधे राजनीति के अखाड़े में पैरासूट एंट्री मार दी। आजकल वह तमिलनाडु के डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ठाठ से बैठे हैं। इनका अंदाज एकदम निराला है। यह अपने बयानों से अक्सर ऐसी आग लगाते हैं कि दिल्ली तक का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कभी सनातन धर्म पर उंगली उठाकर सुर्खियों में आते हैं, तो कभी केंद्र सरकार को सीधे आंखें दिखाते हैं। उदयनिधि जी को लगता है कि थाली में परोसी हुई सत्ता को संभालना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि राजनीति में चिराग तले अंधेरा होते देर नहीं लगती। तमिलनाडु की जनता सिनेमा और राजनीति दोनों को सिर आंखों पर बिठाती है और उदयनिधि जी इसी दुखती रग को अच्छी तरह पहचानते हैं। वह खुद को अगला थलाईबाज साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। स्टालिन जी के बाद पार्टी का रिमोट कंट्रोल इन्हीं के हाथों में आना बिल्कुल तय है। लेकिन क्या दक्षिण का यह राजकुमार दिल्ली के सुल्तानों के दांत खट्टे कर पाएगा? उनके तीखे तेवर देखकर तो यही लगता है कि वह सिर्फ अपने राज्य के कुएं का मेंढक बनकर नहीं रहना चाहती। लेकिन ठहरिए, दक्षिण का यह सस्पेंस तो बस ट्रेलर है। अब आपको लेकर चलते हैं पूर्व की तरफ, जहां एक ऐसा भतीजा अपनी बुआ की नाक के नीचे अपनी सल्तनत खड़ी कर रहा है। नंबर 8 का नाम आते ही विरोधियों के तोते उड़ जाते हैं। नंबर 8 पर आते हैं अभिषेक बनर्जी जी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी जी के बाद अगर किसी का हुक्म चलता है तो वह यही है। दीदी का लाडला भतीजा होने का इन्हें भरपूर फायदा मिला है। टीएमसी के आघोषित सुल्तान बनकर पूरे बंगाल पर अपनी धाक जमा चुके हैं। दिल्ली के हाकिमों की एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं।
लेकिन अभिषेक जी भी उस्ताद खिलाड़ी हैं। वह हर गुगली पर ऐसा झाड़ू फेरते हैं कि जांच एजेंसियां भी अपना सिर पकड़ लेती हैं। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन अभिषेक जी तो सीधे अंगारों पर पैर रखने का शौक फरमा रहे हैं। बंगाल की राजनीति में खुद को दीदी के बाद सबसे बड़ा दादा साबित करने की जंग में वह दिन रात एक कह चुके हैं। पार्टी के पुराने चावलों को किनारे लगाकर वह अपनी नई फौज खड़ी कर रहे हैं। उनका यह आक्रामक रवैया विरोधियों के पेट में मरोड़ पैदा करता है। अभिषेक जी अच्छी तरह जानते हैं कि बंगाल का ताज पहनना लोहे के चने चबाने जैसा है, फिर भी वह इस ताज को झपट लेने के लिए बेताब हैं। उनकी हर चाल में एक शातिर दिमाग साफ नजर आता है, लेकिन क्या वह दीदी के आंचल के बिना बंगाल की सत्ता पर राज कर पाएंगे? यह देखना बड़ा मजेदार होगा। वैसे बंगाल के इस चक्रवात से अब सीधे चलते हैं राजस्थान के तपते रेगिस्तान में, जहां एक नेता सालों से अपने सब्र का घड़ा भरने का इंतजार कर रहा है। नंबर 7 की कहानी सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 7 पर आते हैं सचिन पायलट जी। राजस्थान कांग्रेस का वो चिकना और कड़क चेहरा जिसने अपनी ही पार्टी में सब्र का सबसे लंबा और दर्दनाक इम्तिहान दिया है। सचिन पायलट जी के पास पढ़ा लिखा दिमाग भी है, जनता में जबरदस्त पैठ भी है और गजब का क्रेज भी है। इन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की मुरझाई हुई फसल को सींचकर सरकार बनाई थी, लेकिन जब मलाई चाटने का वक्त आया तो बुजुर्ग जादूगर बाजी मार ले गया। तब से लेकर आज तक सचिन पायलट जी सिर्फ मक्खियां मार रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सचिन जी के हिस्से में तो सिर्फ ढाक के 3 पात ही आए हैं। वह कई बार बगावत की चौखट तक पहुंची, दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगाई, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ खोखले आश्वासनों का लॉलीपॉप थमाकर टरका दिया गया। इसके बावजूद राजस्थान के युवाओं में उनका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। सचिन पायलट जी जानते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, लेकिन जयपुर के सिंहासन पर बैठने की उनकी हसरत आज भी हिलोरी मार रही है। वह हर मौके पर अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं और आलाकमान को यह याद दिलाते रहते हैं कि उन्हें दूध की मक्खी समझने की भूल न की जाए। क्या इस बार उनकी मुराद पूरी होगी या वह फिर से सिर्फ सह पायलट बनकर ही रह जाएंगे? चलिए राजस्थान की रेत से सीधे चलते हैं माया नगरी मुंबई के समुद्र किनारे। नंबर 6 पर एक ऐसा चेहरा है जो अपने दादा की कड़क मूंछों वाली साख को वापस लाने के लिए छटपटा रहा है। नंबर 6 पर आते हैं आदित्य ठाकरे जी। बाल ठाकरे जी की कड़क विरासत और उद्धव ठाकरे जी के लाडले बेटे। आदित्य जी ने जब राजनीति के मैदान में कदम रखा था तो वह पर्यावरण, पेंगुइन और मुंबई की नाइट लाइफ जैसी विदेशी बातें कहते थे। वह एकदम मखमली और मॉडर्न टाइप के नेता माने जाते थे, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत ने ऐसा यूटर्न लिया कि उनके सारे बने बनाए महल ताश के पत्तों की तरह ढह गए। एक ही रात में ऐसा खेल हुआ कि तख्ता पलट हो गया, सब सेना के 2 टुकड़े हो गए और सत्ता का सिंहासन हाथ से छिटक गया। अब आदित्य ठाकरे जी के सामने अपनी डूबती लंका और परिवार के वजूद को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीति में कहा जाता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन यहाँ तो अपनों ने ही अपनी पीठ में ऐसा छुरा घोंपा कि घाव आज तक खड़ा है। आदित्य जी अब अपना सूट बूट उतार कर सीधे धूल मिट्टी वाली सड़कों पर उतर आए हैं। वह गद्दारी और धोखे का रोना रोकर जनता के बीच जा रहे हैं और सहानुभूति का वोट बटोरने की जुगत में है। महाराष्ट्र की इस उलझी हुई जलेबी जैसी सियासत में ठाकरे ब्रांड का डंका फिर से बजाना उनका एकमात्र मकसद है। वह जानते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता बहुत लंबा और कांटों भरा है, लेकिन वह भी हार मानने वाले मिट्टी के नहीं बने हैं। क्या मुंबई का यह लड़का पूरे महाराष्ट्र का किंग बन पाएगा? यह देखना सच में दिलचस्प होगा। लेकिन रुकिए, महाराष्ट्र के इस ड्रामे के बाद अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के जाट लैंड की तरफ, जहां एक नेता हवा का रुख देखकर अपनी टोपी का रंग बदल लेता है। नंबर 5 का खेल तो सबसे निराला है। नंबर 5 पर आते हैं जयंत चौधरी जी। चौधरी चरण सेन जी के पोते और अजीत सेन जी के बेटे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे चौधरी के नाम से मशहूर जयंत जी की राजनीति का कोई दीन ईमान नहीं है। वह कब किस तरफ करवट ले लेंगे इसका अंदाजा बड़े बड़े अंतर्यामी भी नहीं लगा पाते। 2024 के चुनाव की चौखट पर आते ही उन्होंने ऐसा पासा पलटा कि सीधे बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गए। विरोधियों ने उन्हें थाली का बैगन और पलटू राम कहा, लेकिन जयंत जी ने दिखा दिया कि राजनीति में अपनी ढपली, अपना राग ही सबसे बेस्ट होता है। इस समय वह केंद्र सरकार में मंत्री पद का पूरा मजा ले रहे हैं।
लेकिन उनका असली निशाना तो यूपी की गद्दी पर तीर मारना है। वह जानते हैं कि जाट वोट बैंक उनके हाथ का वो इक्का है जिसके दम पर वह किसी भी सरकार की नाक में नकेल डाल सकते हैं। जयंत चौधरी जी विदेशों से पढ़कर आए हैं, लेकिन उनकी राजनीति पूरी तरह देसी घी और जातिगत गणित पर टिकी है। वह अच्छी तरह जानते हैं कि बहती गंगा में हाथ कैसे धोया जाता है। जब तक स्वाद सिद्ध हो रहा है वह साध है। जिस दिन पासा उल्टा पड़ा वह अपना रास्ता नाप लेंगे। यूपी का सुल्तान बनने का सपना उनकी आंखों में भी तैर रहा है, लेकिन क्या वह कभी खुद दूल्हा बन पाएंगे या सिर्फ दूसरों की बारात में बैंड बजाते रहेंगे। खैर, यूपी के इस चौधरी के बाद अब चलते हैं सीधे बिहार के अखाड़े में, जहां एक और युवा नेता खुद को राजनीति का रजनीकांत समझता है। नंबर 4 का अंदाज एकदम फिल्मी और कड़क है। नंबर 4 पर आते हैं चिराग पासवान जी। रामविलास पासवान जी के चिराग और बिहार की राजनीति के सबसे चार्मिंग नेता। चिराग जी ने पहले माया नगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए हाथ पैर मारे थे, लेकिन वहाँ उनकी फिल्म ऐसी औंधे मुँह गिरी कि उन्हें वापस नानी याद आ गई। इसके बाद वह राजनीति के मंच पर आए और यहाँ तो उन्होंने झंडे गाड़ दिए। चिराग पासवान जी खुद को प्रधानमंत्री मोदी जी का हनुमान बताते हैं। जब उनकी पार्टी दो फाड़ हो गई, सगे चाचा ने ही पीठ में कंजर घोंप दिया, तो चिराग जी ने रोने के बजाय लड़ना चुना। वह अकेले ही बिहार की खाक छानते रहे और जनता की सहानुभूति अपनी झोली में भर ली। 2024 के चुनाव में उन्होंने ऐसा छक्का मारा कि विरोधियों के दांत खट्टे हो गए। 5 की 5 सीटें जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि असली वारिस वही हैं। आज वह केंद्र में बड़े मंत्री हैं और उनकी 5 उंगलियां घी में हैं। लेकिन चिराग जी की नजर दिल्ली के लड्डू पर नहीं, बल्कि पटना की मलाई पर है। वह बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमाना चाहते हैं। उनका स्टाइल और बोलने का सलीका युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। वह अपने दुश्मनों को ठेंगा दिखाने में माहिर हो चुके हैं। चिराग जी जानते हैं कि बिहार में जाति का नशा सबसे तेज होता है और वह अपने वोट बैंक को मुट्ठी में कैद किए हुए हैं। क्या बिहार का यह हनुमान कभी खुद राम बनकर राज करेगा? अब टॉप 3 की जंग शुरू होने वाली है। नंबर 3 पर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने हाल ही में सबको दिन में तारे दिखा दिए हैं। नंबर 3 पर आते हैं अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति के टीपू जो एक बार लखनऊ के सुल्तान बन चुके हैं। मुलायम सिंह जी की विरासत को संभालने वाले अखिलेश जी ने बहुत कम उम्र में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी का स्वाद चख लिया था। उस समय लगा था कि उनकी तूती लंबे समय तक बोलेगी, लेकिन फिर ऐसी आंधी आई कि उनकी साइकिल के दोनों टायर पंचर हो गए। लगातार कई करारी हार झेलने के बाद लोगों ने उन्हें बिल्कुल फुसका कारतूस मान लिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने ऐसा पलटवार किया कि सबके तोते उड़ गए। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का ऐसा अचूक नुस्खा तैयार किया कि बड़ी बड़ी चाणक्य नीतियां धरी की धरी रह गईं। यूपी में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और विरोधियों के पैरों तले कालीन खिसक गया। लोहा गर्म देखकर अखिलेश जी ने ऐसा हथौड़ा मारा कि सब चित हो गए। आज वह संसद में दहाड़ रहे हैं और लखनऊ की गद्दी पर दोबारा कब्जा करने के लिए पूरी तरह आस्तीन चढ़ा चुके हैं। उनकी रैलियों का सैलाब यह गवाही दे रहा है कि जनता अब पुरानी बातें भुलाकर उनके से नए तेवर पर लट्टू हो चुकी है। अखिलेश जी ने अपनी पार्टी की गुंडागर्दी वाली छवि को धोकर नया पेंट कर दिया है। क्या वह 2027 के दंगल में दोबारा यूपी के राजा बन पाएंगे? सस्पेंस अब आसमान छू रहा है। नंबर 2 पर बिहार का एक ऐसा शेर है जो पिंजरे को तोड़ने के लिए बिल्कुल छटपटा रहा है। नंबर 2 पर आते हैं तेजस्वी यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी के छोटे लाल, जिन्होंने भले ही किताबी पढ़ाई में हाथ तंग रखा हो और क्रिकेट के मैदान पर भी पानी पिलाते रह गए हों, लेकिन राजनीति के पिच पर वे बड़े बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ा रहे हैं। तेजस्वी जी 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम की कुर्सी का सुख भोग चुके हैं। वे मुख्यमंत्री की गद्दी के इतने करीब पहुंच गए थे कि बस मुंह तकने वाला आने ही वाला था कि किस्मत दगा दे गई। बिहार की राजनीति के पलटू चाचा यानी नीतीश कुमार जी के बार बार रंग बदलने की वजह से तेजस्वी जी को बार बार विपक्ष के बेंच पर बैठना पड़ा, लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। हाथ खोया पर मुंह न लगा। यह बात उन पर 100% सच बैठती है। इसके बावजूद तेजस्वी जी ने बिहार के बेरोजगार युवाओं की नब्ज पकड़ ली है और नौकरी के मुद्दे पर ऐसी बिसात बिछाई है कि विरोधी पानी मांग रहे हैं। उनकी रैलियों में उमड़ने वाला जन सैलाब विरोधियों के सीने पर सांप लौटने के लिए काफी है। वह जानते हैं कि लालू जी का नाम उनके लिए पारस पत्थर है, लेकिन वह अपनी खुद की लकीर बड़ी करने में जुटे हैं। वह चाचा के इस पलटी मार खेल से आज ही जा चुके हैं और अब सीधे खुद किंग बनने की तैयारी में हैं।
बिहार की जनता भी अब पुराने चेहरों से ऊब चुकी है। तेजस्वी जी की कड़क शैली उन्हें इस रेस में बहुत आगे रखती है। क्या वह बिहार के अगले राजा बनेंगे? अब वक्त आ चुका है नंबर 1 का फायदा उठाने का। देश का सबसे बड़ा राजकुमार कौन है? दिल थाम कर बैठिए। नंबर 1 पर आते हैं राहुल गांधी जी। भारतीय राजनीति का वो किरदार जिसे विरोधियों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर करके पप्पू और राजकुमार साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आज वही नेता देश का राजा यानी प्रधानमंत्री बनने की रेस का सबसे बड़ा घोड़ा बन चुका है। नेहरू गांधी परिवार की अकूत विरासत को संभालने वाले राहुल गांधी जी ने जितने धोबी पछाड़ खाए हैं उतने शायद ही किसी और नेता ने देखे हों। लगातार 2 बार बुरी तरह चुनाव हारने के बाद लोगों ने उनकी राजनीतिक हैसियत का सुपड़ा साफ मान लिया था, लेकिन फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा पांसा फेंका कि पूरी बाजी ही पलट गई। एक सफेद टी शर्ट में हजारों किलोमीटर पैदल चलकर धूल फाँक कर उन्होंने जनता से सीधा नाता जोड़ा और अपनी पप्पू वाली छवि को पूरी तरह मटियामेट कर दिया। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और राहुल जी तो पूरी तरह कायाकल्प करके लौटे हैं। आज वह संसद में विपक्ष के सेनापति बनकर बैठे हैं और सरकार की नाक में दम कर रखा है। उनके तेवर अब पूरी तरह कातिलाना हो चुके हैं। वह सीधे शहंशाह की आंखों में देखते हैं और उनकी हर चाल को नाकाम करने का मादा रखते हैं। राजनीति के इस तथाकथित राजकुमार ने साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो लोहे के चने चबाकर भी बाजी जीती जा सकती है। आज विपक्ष का हर सूरमा उन्हें अपना सरदार मानने को मजबूर है। देश की जनता के एक बहुत बड़े हिस्से में अब वह प्रधानमंत्री पद के सबसे ठोस विकल्प के रूप में उभर चुके हैं। क्या यह राजकुमार आखिरकार देश का असली राजा बन पाएगा? यह सवाल आज पूरी भारतीय सियासत के सीने पर हथौड़े की तरह बज रहा है।